गुप्त वंश चल रहा था ना हमारा, गुप्त वंश पढ़ाया था। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं, हिंदुओं का भी स्वर्ण काल कहते हैं, कला एवं संस्कृति का भी स्वर्ण काल कहते हैं, विज्ञान का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, गुप्त वंश में एक बात ध्यान रखना बेटा, ये प्रारंभिक गुप्त वंश है ना, मैंने आपको बताया था कि मौर्यों के बाद है ना, अगर भारत का एकीकरण करने का प्रयास किसने किया था? गुप्त वंश ने किया था। ठीक है, और कई इतिहासकार कहते हैं गुप्त वंश वाले है ना शूद्र होते थे। क्या होते थे? शूद्र होते थे। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं ये शूद्र नहीं, क्या होते थे? वैश्य होते थे। वैश्य होता है व्यापारी, वैश्य क्या होता है? व्यापारी होता है। ठीक है, तो इसमें ना इतिहासकारों में क्या है? द्वंद्व है। कई इतिहासकार कहते हैं ये क्या होते हैं? शूद्र थे। लेकिन जहां तक है ना, ज्यादातर इतिहासकार एक बात से सहमत है, ये शूद्र नहीं होते थे। क्या होते थे? वैश्य होते थे। प्रारंभिक जो गुप्त काल है ना, प्रारंभिक इतिहास, तो ये फैला हुआ था स्टार्टिंग में। गुप्त वंश है ना, ये बिहार और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था। कहां पर फैला हुआ था? बिहार और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था। तो कभी तो इनकी राजधानी कौशाम्बी हो जाएगी, कभी पाटलिपुत्र हो जाएगी, कभी ये उज्जैन को महत्व देंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में ना ये कहां पर फैला हुआ था? बिहार और उत्तर प्रदेश के एरिया में फैला हुआ था। स्टार्टिंग में गुप्त वंश कहां पर फैला हुआ था? बिहार और यूपी के एरिया में फैला हुआ था। ठीक है, हमने पढ़ाया था, थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त होता था। 275 ईस्वी में उसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। इसका वर्णन हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में इसका वर्णन मिलता है। और उसके बाद 280 से लेकर 319 ईस्वी तक रहा था घटोत्कच राजा रहा। उससे संबंधित हमें एक ताम्र अभिलेख मिला है, उसने महाराज की उपाधि क्या की थी? धारण की थी। फिर 319 से 335 तक कौन रहा था बेटा? वेरी गुड, चंद्रगुप्त प्रथम रहा था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा बनते ही 319वीं में कौन सा संवत शुरू किया? गुप्त संवत शुरू किया। और महाराजाधिराज की उपाधि उसने क्या की थी? धारण की। और वो वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य विस्तार करता था। उसने किससे शादी की थी? लिच्छवी की राजकुमारी, कुमार देवी जरूर याद रखना। लेकिन वो लिच्छवी की क्या थी? राजकुमारी। दहेज में क्या मिला उसको? वैशाली दहेज में मिला। ठीक है, फिर उसका बेटा राजा बना, जो कब से कब तक राजा रहा? 335 से 375 ईस्वी तक। कई किताबें 380 भी दिखाएगी, आज मैं बताऊंगा 375 है या 380। 375 तक एक्चुअल में क्या रहा? वो राजा रहा। समुद्रगुप्त है ना, ठीक है, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। इसने आर्यवर्त साइड 9 विजय और दक्षिण वर्त साइड कितनी विजय हासिल की थी? 12 विजय हासिल की थी। ठीक है, और इससे संबंधित एक हमें कौशाम्बी क्या मिला था? अभिलेख भी मिला, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। लेकिन इसे इलाहाबाद कौन ले गया था? अकबर ले गया था। इसमें जहांगीर का भी वर्णन मिलता है, बिरबल का भी वर्णन मिलता है और समुद्रगुप्त का भी वर्णन मिलता है। इसका दरबारी कवि कौन होता था बेटा? हरिसेन। हरिसेन की रचना कौन सी थी? प्रयाग प्रशस्ति थी। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। अब बेटा 375 ईस्वी में ना, 375 से लेकर 380 ईस्वी तक है ना राजा रहा था रामगुप्त। कौन रहा था? रामगुप्त। इसका शासनकाल कई किताबें दिखाती नहीं, इसीलिए समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक दिखा दिया जाता है? 335 ईस्वी से 380 तक दिखा दिया जाता है। इसका छोटा सा रोल था, लेकिन रियल में ये राजा रहा था। कौन रहा था? रामगुप्त राजा रहा था। रामगुप्त का टेन्योर पूछे तो बेटा कब से कब होगा? 375 से लेकर 380 तक इसका टेन्योर रहेगा। कहते हैं ये अयोग्य राजा होता था। कैसा राजा होता था बेटा? अयोग्य राजा होता था। इसके टाइम में ना भारत पर किसने आक्रमण किया? शकों ने क्या किया? शकों ने क्या किया बेटा? आक्रमण किया। ठीक है, इसके टाइम पर भारत पर किसने आक्रमण किया था? शकों ने आक्रमण किया। और ये क्या होता था? कैसा शासक होता था? अयोग्य राजा होता था। शकों ने इस पर आक्रमण करके ना
इसकी एक पत्नी होती थी, बड़ी सुंदर पत्नी होती थी, उसका नाम होता था ध्रुव देवी। क्या होता था? ध्रुव देवी होता था। लिख लो, इसकी पत्नी का नाम क्या होता था? ध्रुव देवी होता था। देख लो, इसकी पत्नी का नाम क्या होता था? ध्रुव देवी होता था। शक्कों ने इस पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, और बदले में इसको कहा या तो हम तेरे कोई राजधानी या सारा तेरा शासनकाल लूट लेंगे, या बदले में तू हमें अपनी पत्नी क्या दे दे, मेरे को पत्नी दे दे और हम यहां से चले जाएंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसका एक भाई था, ठीक है, जिसका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। क्या नाम था उसका बेटा? चंद्रगुप्त प्रथम तो वास्तविक संस्थापक था ना, जिसने गुप्त संवत चलाया। ये कौन होता था? चंद्रगुप्त सेकंड होता था। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड यानी प्रथम योग्य था तो सेकंड भी योग्य था। इस चंद्रगुप्त सेकंड ने कहा कि भाई तू इतना अगर शक्तिशाली नहीं है ना, तू इसको ना शकों को क्या दे दे, मतलब इसकी तो भाभी हो गई चंद्रगुप्त सेकंड की, अगर रामगुप्त का ये भाई हुआ तो इसकी क्या हो गई है? ध्रुव देवी भाभी। बोला उनको कह दे मैं भाभी के ना क्या जाऊंगा, मैं साथ जाऊंगा, भाभी के क्या जाऊंगा, मैं साथ जाऊंगा। जैसे शादी में वो रिवाज नहीं होती क्या, ओलंदी वगैरह साथ जाती है। ठीक है, तो ये क्या कहता है? मैं ना अपनी भाभी के क्या जाऊंगा? साथ जाऊंगा। ठीक है, देखो ये कमजोर है, तभी तो अपनी पत्नी किसको दे रहा है? ये शकों को। लेकिन ना अब ये कहता है साथ में मेरा भाई कौन जाएगा? चंद्रगुप्त सेकंड जाएगा। ठीक है, अब क्या करता है चंद्रगुप्त सेकंड है ना, शकों के पास चला जाता है, और बाद में क्या करता है? ये रात को ना अपना रुद्र रूप धारण कर लेता है, और ये चंद्रगुप्त सेकंड है ना, ये कहता है इसने ध्रुव देवी का भेष बना लिया था, और राजाओं मतलब जब रात को है ना, उस जो राजा इसको लेकर गया था उसको रात को इसने मार दिया था, यानी शकों को क्या कर दिया? इसने पराजित कर दिया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने किसको हरा दिया बेटा? चंद्रगुप्त सेकंड किसका रूप धारण करके गया था? अपनी भाभी ध्रुव देवी का। और किसको हरा दिया? शकों को हरा करना अपनी भाभी को क्या ले आया? उनसे छुड़ाकर, और भाभी का नाम क्या होता था? ध्रुव देवी था। ध्रुव देवी को शकों को किसने हवाले किया था? रामगुप्त ने। शासनकाल पूछे तो बेटा 375 से 380 ईस्वी। अगर रामगुप्त का शासनकाल ना आए ऑप्शन में तो ये समुद्रगुप्त का शासनकाल हो जाएगा 35 से 80, अदरवाइज के रामगुप्त का क्या हो जाएगा? 75 से 80। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? या तो समुद्रगुप्त का 335 से 380 आएगा, या रामगुप्त का अलग से पूछे तो 375 से 380। इसकी पत्नी का नाम क्या था? इसके टाइम में किसने आक्रमण किया? शकों ने किसकी मांग की? इसकी पत्नी ध्रुव देवी। इसने इसको अपनी पत्नी के साथ अपने भाई को भेजा, भाई ने भेष बदलकर सभी शकों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ठीक है, और अपनी भाभी को लेकर दोबारा किसके पास आ गया? रामगुप्त के पास आ गया। अब रामगुप्त कहता है ठीक है भाई, आपने बहुत अच्छा किया, आपने शकों को पराजित कर दिया, मैं आपकी इस जीत से बड़ा मतलब खुश हूं। ठीक है, अब मेरी पत्नी को मेरे हवाले कर दो। ठीक है, बोला भाई तेरी पत्नी है नहीं, पत्नी थी। ठीक है, बोला तेरी अगर ये पत्नी होती तो तू शकों के हवाले क्यों करता? अब तेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी है। ठीक है, अपनी भाभी से क्या कर ली इसने? शादी कर ली। ये पुराने टाइम में कॉमन चीज थी। ठीक है, इसने अपनी भाभी से क्या कर ली बेटा? शादी। किसने कर ली? चंद्रगुप्त सेकंड ने शादी कर ली। अब चंद्रगुप्त सेकंड का शासनकाल 380 ईस्वी से लेकर, कई किताबें बेटा 412 दिखाती है, कई दिखाती है 415 ईस्वी, दोनों में से एक मिलेगा। लिख लो, इसका शासनकाल चंद्रगुप्त सेकंड का कब से कब तक था? 380 से लेकर 412/415 डाल देना, एक मिलेगा दोनों में से। 380 से लेकर 412 या 415 तक किसका शासनकाल रहेगा बेटा? चंद्रगुप्त सेकंड का शासनकाल रहेगा। किसका शासनकाल रहेगा? समुद्रगुप्त का 35 से 75, रामगुप्त का 75 से 80, इसका 80 से 12। दोबारा बताता हूं, सबसे पहले श्रीगुप्त का 240 से 280, शासन की स्थापना 275 में, फिर 280 से 319 घटोत्कच, फिर 19 से 35 चंद्रगुप्त प्रथम, और 35 से 75 समुद्रगुप्त, 75 से 80 रामगुप्त, 80 से 412 या 415 चंद्रगुप्त सेकंड का शासनकाल रहेगा।
अब हेडिंग डाल लो, सबसे ज्यादा इससे ही क्वेश्चन आएंगे। चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड 380 ईस्वी से लेकर 412 या 415 ईस्वी तक किसका शासनकाल रहेगा? चंद्रगुप्त सेकंड का शासनकाल रहेगा। इसने किसको हराया था बेटा? शकों को हराने की खुशी में ना इसने, लिख लो, चांदी के सिक्के चलाए थे। यही क्वेश्चन आता है, चांदी के क्या चलाए थे इसने? सिक्के चलाए थे। लिख लो, इसने शकों को हराने की खुशी में, इसने शकों को हराने की खुशी में किसके सिक्के चलाए थे बेटा? चांदी के सिक्के चलाए थे। लिख लो, इसने शकों को हराने की खुशी में, इसने शकों को हराने की खुशी में किसके सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्के ना आए ना बेटा, रजत मुद्रा आएगी। चांदी को क्या बोला जाता है? इसने शकों को हराने की खुशी में कौन से सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के चलाए थे। कौन से सिक्के यही क्वेश्चन आता है बेटा, चांदी के सिक्के किस काल में चले थे? तो आप कहोगे गुप्त काल में चले थे। ठीक है, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के चलाए थे इंडो ग्रीक शासकों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण वंश के शासकों ने, और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त वंश के शासकों ने। चांदी के सिक्के चय से चांदी, चय से चंद्रगुप्त। शीशे के सिक्के सातवाहन वंश के। ये सिक्कों से एक क्वेश्चन 101% बनेगा। ठीक है, तो शकों को हराने की खुशी में इसने कौन से सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, कौन से सिक्के चलाए थे इसने? चांदी के सिक्के। किसको हराने की खुशी में? शकों को हराने की खुशी में। इसकी राजधानी बेटा पाटलिपुत्र होती थी। ठीक है, पाटलिपुत्र को आज बोलते हैं पटना, और पटना एरिया कौन सा पड़ेगा आपका? बिहार का पड़ेगा। ठीक है, और लेकिन ना इसके जो दरबार में रहते थे ना, जो इसके नवरत्न होते थे इसके दरबार में अकबर की भांति, वो कहाँ रहते थे? उज्जैन। तो उज्जैन भी लिख लो वहां का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। गुप्त वंश में ना उज्जैन का महत्व कम नहीं था। ठीक है, मतलब इसकी राजधानी तो कौन सी थी बेटा? पाटलिपुत्र। लेकिन इसके जो मेन दरबारी थे ना, वो कहाँ रहा करते थे? उज्जैन में रहा करते थे। अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूं ना, उज्जैन पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में है। उज्जैन में कौन सा मंदिर है आपका? महाकाल मंदिर है। ठीक है, श्री शिंगणापुर मंदिर कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, शिरडी बाबा मंदिर कहां पर है? महाराष्ट्र में। इन मंदिरों से क्वेश्चन बहुत बार आता है। कभी स्टैटिक जीके में ना मंदिरों के टॉपिक करवाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन मंदिरों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सिंगनापुर मंदिर की बहुत महत्व है, और उज्जैन के महाकाल मंदिर का बहुत महत्व है। ठीक है, तो इसने ना पाटलिपुत्र, मतलब इसकी राजधानी कौन सी होती थी? पाटलिपुत्र। लेकिन इसके दरबारी कहां पर रहा करते थे? उज्जैन में रहा करते थे। ठीक है, तो लिख लो, इसने कौन से सिक्के चलाए थे बेटा? चांदी के। चांदी के सिक्के ना आए तो रजत मुद्राएं इसने चलाई थी। ठीक है, अब इसके दरबार में लिख लो, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमाद्वितीय, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमाद्वितीय। लिख लो, इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमाद्वितीय की। और लिख लो, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारतीय इतिहास का पहला राजा था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारतीय इतिहास का पहला राजा था। लिख लो, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला क्या था बेटा? भारतीय इतिहास का पहला राजा था। अंतिम कौन था? हेमू। वेरी गुड, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसका संबंध रेवाड़ी से है ना। हेमू लिख लो, 14वां वह अंतिम विक्रमादित्य था। ब्रैकेट में लिख लो, हेमू 14वां वह अंतिम विक्रमादित्य था। और ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला क्या था? पहला व्यक्ति था जिसने किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। इसके दरबार में भी लिख लो, अकबर की भांति नवरत्न रहते थे। इसके दरबार में अकबर की भांति क्या रहा करते थे बेटा? नवरत्न रहते थे। इसके दरबार में लिख लो, अकबर की भांति क्या रहा करते थे? नवरत्न रहा करते थे। सभी के नाम याद ना हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे इसके दरबार में कहते हैं बेटा, ठीक है, इसके दरबार में एक रहता था कालिदास,
कालिदास, ब्राह्महीर, सक्कू, अमर सिंह, धनवंतरी, आर्यभट्ट, ठीक है, लिख लो। इसके दरबार में क्या रहते थे? नवरत्न रहते थे। लिख लो, इसके दरबार में भी क्या रहा करते थे? अकबर की भांति। वो पूछेगा अकबर से पहले नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में क्या रहते थे? नवरत्न रहा करते थे। सारे नवरत्न के नाम याद ना रहे तो मेन तो आर्यभट्ट, और ये जो आपका एक इसके दरबार में बेताल भट्ट भी था। ठीक है, एक लिख लो, इसके दरबार में कौन रहता था? बेताल भट्ट भी रहता था। अकबर की भांति क्या रहते थे इसके दरबार में? नवरत्न रहते थे। अमर सिंह भी रहता था, सक्कू रहता था, एक बेताल भट्ट और लिख लो। ठीक है, एक कौन रहता था इसके दरबार में? बेताल भट्ट भी रहता था। इसके दरबार में कौन रहता था? बेताल भट्ट रहता था। ठीक है, इसके दरबार में कौन रहता था बेटा? बेताल भट्ट भी इसके दरबार में रहता था। कालिदास रहता था, ब्राह्महीर रहता था, सक्कू रहता था, अमर सिंह रहता था, धनवंतरी रहता था, आर्यभट्ट रहता था, बेताल भट्ट रहता था। ठीक है, ये इसके दरबार के कुछ क्या थे? प्रमुख व्यक्ति। ये सभी व्यक्ति मैंने कहा इसके दरबारी ज्यादातर कहाँ रहते थे? उज्जैन में रहते थे। कहाँ रहते थे बेटा? उज्जैन में रहते थे। मैंने आपको एक बात बताई थी, ठीक है, कि कालिदास की रचनाओं में हमें किसका वर्णन मिलता है? किस वंश का? गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। ठीक है, और गुप्त वंश का वर्णन हमें कहां पर मिलता था? हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता था, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस में मिलता था, देवी चंद्र गुप्तम में भी हमें मिलता था। ठीक है, तो ये मतलब इसके दरबार की ये क्या बढ़ाया करते थे? शोभा बढ़ाया करते थे। धनवंतरी बेटा एक वेद था, ये क्वेश्चन पक्का आता है। जैसे कनिष्क के टाइम में चरक के बारे में बताया था ना, कनिष्क के दरबार में कौन रहता था? चरक। उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? चरक संहिता। ये भी वेद होता था, और इस वेद ने बताया था बेटा धातुओं द्वारा रोगों से मुक्ति मिलती है। धातुओं द्वारा रोगों से क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। लिख लो, इसने बताया था धातुओं द्वारा रोगों से क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। लिख लो, इसने बताया था धातुओं द्वारा हम किससे मुक्ति पा सकते हैं? रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? धनवंतरी क्या था? एक वेद था। आज भी बेटा धातुओं द्वारा रोगों से मुक्ति मिलती है। ठीक है, आज भी हमारे मम्मी पापा या दादा दादी कहते हैं बेटा सुबह उठकर ना हमें तांबे के लोटे में क्या पीना चाहिए? पानी पीना चाहिए। ठीक है, और हम तांबे का प्रयोग करते हैं ना, बहुत से घरों में आजकल में ट्रेंड भी चल रहा है, लोग है ना तांबे के बर्तनों में क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये तांबा है ना, ये क्या होता है? हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, ये धातुओं द्वारा भी रोगों से छुटकारा मिलता है, ये सच्चाई होती है। ठीक है, कई जैसे कोई कहते हैं ना, कोई मूंगा धारण करता है, ठीक है, जिसका मतलब स्वभाव थोड़ा सा उग्र है, तो उसे बताते हैं कि आपको कौन सी धातु धारण करनी चाहिए। कई रुद्राक्ष डालते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब रुद्राक्ष को किसी में से तो डाला जाता है ना, तो धातुओं द्वारा भी हमें रोगों से क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। ठीक है, कोई जैसे घी वगैरह की बेल होती है ना, ठीक है, तो कई जब उसको फल नहीं लगता ना, तो दादी वगैरह कहती है इसमें ना जो सोने वाला पानी है इसमें डाल देंगे तो इसको क्या लगने लगेंगे? फल, और लगने भी लगते हैं। ठीक है, ये होती है, ये धातुओं में क्या होती है? बहुत ताकत होती है। तो सबसे पहले किस वेद ने बताया था धातुओं द्वारा रोगों की नष्ट होती है? धनवंतरी। ये क्या होता था? एक वेद होता था। किसके दरबार में रहता था ये? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कौन रहता था? कालिदास की रचना थी ना देवी, ये विशाखादत्त की भी पढ़ते हैं, कालिदास की देवी चंद्रगुप्तम। ये रचनाएं हमें किस वंश के बारे में जानकारी देती है? गुप्त वंश के बारे में जानकारी देती है। आर्यभट्ट भी किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। आर्यभट्ट का नाम सुना है कि इसने किसकी खोज की थी?
जीरो की खोज की थी। एक शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? अभी पीछे ही 2 दिन पहले पढ़ाया था मैंने, जिसे भारत का आइंस्टीन बोलते हैं। नागार्जुन, नागार्जुन ने, वेरी गुड। किसका सिद्धांत दिया था? शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन। उसे भारत का आइंस्टीन बोलते हैं। आर्यभट्ट है ना, ये इसने कहते हैं किसका आविष्कार किया था? शून्य का आविष्कार किया। ये तो बेटा कहने का मतलब होता है जो इंसान कोई चीज पर कह देना ये चीज ऐसी होती है, दुनिया उसी के पीछे चल पड़ती है। आर्यभट्ट तो गुप्त काल में आया था ना। गुप्त काल तो ये चौथी और छठी शताब्दी के बीच में गुप्त काल है, ठीक है। और चंद्रगुप्त का शासन काल चल रहा है कब से कब तक? 380 से 415, यानी चौथी और पांचवी शताब्दी की बात है। इससे 900 ईसा पूर्व आपने सुना होगा महाभारत का भी युद्ध हो चुका था, ठीक है। और महाभारत का युद्ध में अगर इसने जीरो की खोज की थी तो हमें कैसे पता चला कौरव 100 होते थे? ठीक है, वो तो बहुत पुरानी बात है ना। हमें कैसे पता चला रामायण में रावण के 10 सर होते थे? तो जीरो की तो खोज हो चुकी थी, लेकिन कोई हाथ उठाकर कहने वाला नहीं होता था ये जीरो होता है। और दुनिया है ना, एक बार कोई कह देना, जैसे आप पढ़ते हो न्यूटन ने ना ग्रेविटी का सिद्धांत दिया, सुना होगा, ठीक है। बोला ऊपर से एक सेब गिर गया, न्यूटन नीचे बैठा हुआ था और उसने क्या दे दिया? लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। क्या उससे पहले कभी सेब नहीं गिरा होगा? गिरा तो हो गई, अमरूद भी गिरा होगा, सेब भी गिरा होगा। हरियाणा वाले क्या जो गिर गया उसकी सर्विस कर कर चल दिए, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उसने सोचा कि ये चीजें होती होगी और वो सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण का क्या बन गया? सिद्धांत बन गया, ठीक है। तो ये चीजें जो हाथ खड़ा करके कह देना ये चीज होती है, दुनिया उसी के पीछे चल पड़ती है। कहते हैं आर्यभट्ट ने जीरो की खोज, बताता हूं कैसे की। एक दिन आर्यभट्ट घर में बैठा हुआ था, अकेला बैठा हुआ था, और इसने सोचा कि मुसीबत में तेरे कौन कौन से दोस्त काम आए, गिन रहा था और जीरो की खोज हो गई, ठीक है। मुसीबत में कोई किसी के काम में नहीं आता, इसलिए इसने जीरो का आविष्कार कर दिया। ऐसा हुआ होगा, बेचारा रो रहा होगा अकेला बैठा बैठा, और जीरो का क्या हो गया? आविष्कार हो गया। तो कालिदास, ब्राह्महीर, सक्कू, अमर सिंह, धनवंतरी, आर्यभट्ट, बेताल भट्ट, ये सारे के सारे मतलब किसके नवरत्न होते थे? चंद्रगुप्त सेकंड। यानी अकबर से पहले पूछे नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। याद रह जाएगा ना, सारे याद नहीं रखने, मेन तो कालिदास याद कर लेना, धनवंतरी याद कर लेना। इन दोनों से ज्यादा क्वेश्चन है वैसे याद हो तो अमर सिंह, सक्कू, बेताल भट्ट, ठीक है। ब्राह्महीर, एक ब्राह्महीर का नाम है, ज्यादा पूछा जाता है, ब्राह्महीर याद जरूर करना है, ठीक है। तो इसने क्या बताया था? वेदों द्वारा, जो धातुओं द्वारा किसने बताया था रोगों को से मुक्ति पा सकते हैं? धनवंतरी ने बताया था। धनवंतरी क्या होता था? प्रमुख है वेद होता था। क्या होता था? प्रमुख है वेद होता था, ठीक है। और चंद्रगुप्त सेकंड ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और इसके टाइम में इसने राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को। लेकिन इसके दरबारी कहाँ रहते थे? उज्जैन में। तो अगर पूछे ना गुप्त काल में किसका बहुत ज्यादा महत्व होता था? उज्जैन का बहुत ज्यादा महत्व, क्योंकि इसके नवरत्न अगर उज्जैन में रह रहे हैं तो उज्जैन का अपने आप में क्या होगा? महत्व होगा, ठीक है। और इनकी राजधानी है ना थोड़ी थोड़ी बदलती रहती थी, कभी कौशाम्बी हो गई, ठीक है, कभी पाटलिपुत्र हो गई। यानी ये एरिया बिहार यूपी के एरिया में क्या रही है इनकी राजधानी। और गुप्त वंश वाले होते क्या थे? वैश्य होते थे। और कई इतिहासकार कहते हैं ये क्या होते थे? शूद्र। अब इसका ना चंद्रगुप्त सेकंड का एक बेटा था कुमार गुप्त, 415 से 455 ईस्वी तक बताया जाता है राजा कौन रहा? कुमार गुप्त राजा रहा। लिख लो, 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक है, या 412 से 55 आ सकता है, या 415 से 455 ईस्वी तक राजा कौन रहा था? कुमारगुप्त। समुद्रगुप्त से एक सिक्का मिला है ना जिस पर क्या बजाता दर्शाया गया था? वो वीणा। और उसे असव मेघकर्ता भी कहा जाता है ना, ठीक है। उसने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को परमिशन दे दी थी ना बोध गया में क्या बनाने के लिए? महात्मा बुद्ध की मूर्ति, ठीक है। एक वसुबंधु को भी उसने क्या दी थी? शरण दी थी। और इलाहाबाद के अभिलेख में उसे क्या बताया गया था? धर्म प्रचारक बंधु बताया गया। याद किया करो, पढ़ के आया करो। 415 से 455 ईस्वी तक कौन राजा रहा? कुमारगुप्त सेकंड राजा रहा। कौन राजा रहा? कुमारगुप्त सेकंड राजा रहा। लिख लो, इस वंश में सबसे ज्यादा अभिलेख इसी राजा से मिले हैं। सबसे
ज्यादा अभिलेख। लिख लो, गुप्त वंश में सबसे ज्यादा अभिलेख हमें किससे मिले हैं? कुमार गुप्त से मिले हैं। लिख लो, गुप्त वंश में हमें सबसे ज्यादा अभिलेख। लिख लो, गुप्त वंश में हमें सबसे ज्यादा अभिलेख किस राजा से मिले हैं? कुमार गुप्त से मिले हैं। लिख लो, गुप्त वंश में सबसे ज्यादा अभिलेख हमें किस राजा से मिले हैं? कुमार गुप्त से मिले हैं। क्या मिले हैं बेटा? गुप्त वंश में सबसे ज्यादा अभिलेख किस राजा से मिले? हमें कुमार गुप्त से मिले हैं। ठीक है, और इसके टाइम में ना शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता था नालंदा विश्वविद्यालय। लिख लो, कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का ना, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। इसके टाइम में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा विश्वविद्यालय होता था? नालंदा विश्वविद्यालय होता था। इसके समय में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा विश्वविद्यालय होता था? नालंदा विश्वविद्यालय होता था। हालांकि गुप्त वंश वाले शासक पूछे ना बेटा, ये वैष्णव होते थे। क्या होते थे? वैष्णव। ठीक है, वैसे तो होते थे, आप कहते हो वैश्य होते थे, लेकिन ये किस धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे। लिख लो, गुप्त वंश वाले शासक किस धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे। गुप्त वंश के शासक किस धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक है, किस धर्म को मानते थे बेटा? यानी भगवान विष्णु को मानते थे। किसको मानते थे? भगवान विष्णु को मानते थे। ठीक है, तो इसने ना कहते हैं मयूर आकृति के चांदी के सिक्के जारी किए थे। मयूर आकृति के कौन से सिक्के बेटा? चांदी के सिक्के। मयूर भगवान विष्णु का, जैसे गरुड़ हो गया, मयूर हो गया, ये सनातन धर्म से संबंधित क्या होते हैं? वाहन होते हैं। लिख लो, इसने मयूर आकृति के चांदी के सिक्के जारी किए थे। लिख लो, इसने मयूर आकृति के कौन से सिक्के जारी किए थे बेटा? चांदी के। सबसे पहले रजत मुद्रा किसने जारी की थी? आपसे क्वेश्चन आए तो चंद्रगुप्त सेकंड ने जारी की थी। लिख लो, इसके टाइम में प्रमुख केंद्र कौन सा होता था? नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख केंद्र होता था। किसका? शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता था। ये इसने मयूर आकृति के कौन से सिक्के जारी किए थे? रजत सिक्के जारी किए थे, या चांदी के क्या जारी किए थे? सिक्के जारी किए थे। किस आकृति के सिक्के थे वो बेटा? मयूर आकृति के क्या होते थे? सिक्के होते थे। किस आकृति के सिक्के होते थे? मयूर आकृति के सिक्के होते थे। और नालंदा विश्वविद्यालय है ना, ये बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र होता था। अगर आपसे पूछे ना ये किस धर्म का प्रमुख केंद्र होता था? नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र होता था। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म का प्रमुख केंद्र होता था? तो किस धर्म का प्रमुख केंद्र होता था? बौद्ध धर्म का। ठीक है, हाँ, चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित 2-3 लाइनें रहेगी बेटा। उसके दरबार में फायान आया था, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड का शासनकाल बताना है एक बार। 380 से लेकर 415, ठीक है, या 412। किसका शासनकाल है ये? चंद्रगुप्त सेकंड का। इसके दरबार में ना एक चीनी यात्री आया था, फायान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पता नहीं कैसे रह गया। लिख लो, इसके दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? फायान आया था। ठीक है, और फायान कहते हैं बेटा 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक रहा था। लिख लो, इसके दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? फायान आया था। बहुत बार पेपर में आता है, डबल अंडरलाइन करके लिखना, ये क्वेश्चन 101% बनेगा। इसके दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? फायान आया था। लिख लो, इसके दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था बेटा? फायान आया था। इसके दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? फायान आया था। ठीक है, इसने ना एक पुस्तक भी लिखी थी, वो ये जैसे सीयू की किसकी होती थी? ह्वेन-त्सांग की। ह्वेन-त्सांग की पुस्तक का नाम क्या होता था? ह्वेन-त्सांग की, सीयू की। इसकी पुस्तक का हो की। तो ये चीनी पुस्तकें हैं। ठीक है, ये मतलब क्या सीखने ये आए? कहां से थे? चीन से आए थे। और किस धर्म की शिक्षा लेने के लिए आए थे बेटा? बौद्ध धर्म की। ठीक है,
फै से फायान, फै से फो की, और उसकी कौन सी है, सी यू की, हवेनस्वांग की। वो महाराजा हर्षवर्धन के टाइम में आएगा। मैंने आपको बताया था गुप्त वंश के बारे में कौन से यात्रियों के वृत्तांत हमें बताते हैं, स्टार्टिंग में बताया था फायान और हवेनस्वांग। तो इसके दरबार में कौन सा यात्री आया था बेटा, ये पेपर में 101% आएगा। फायान किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड। विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला पहला राजा कौन था, चंद्रगुप्त सेकंड। और शकों को हराने की खुशी में कौन से सिक्के चलाए थे उसने, चांदी के सिक्के चलाए। लेकिन ना मयूर आकृति के सिक्के पूछे ना तो किसने चलाए थे, किसने चलाए थे बेटा, कुमार गुप्त ने चलाए थे। किसने चलाए थे, कुमार गुप्त ने चलाए थे, मयूर आकृति के। ठीक है, ये वैसे किस धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को। अगर कोई इंसान वैष्णव धर्म को मानता है और उसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय चल रहा है, ठीक है, तो आप क्या मानोगे, वो सभी धर्मों के प्रति क्या थे, अच्छे इंसान थे। तो ये ठीक है वैष्णव थे, लेकिन गुप्त वंश वाले कैसे राजा थे, सहिणु। सहिणु होता है बेटा जो सभी धर्मों का क्या करे, सम्मान करे। लिख लो, गुप्त वंश वाले राजा कैसे राजा होते थे, सहिणु राजा होते थे। गुप्त वंश वाले राजा कैसे राजा होते थे बेटा, सहिणु राजा होते थे। गुप्त वंश वाले राजा कैसे राजा होते थे, सहिणु राजा होते थे। गुप्त वंश वाले कैसे राजा होते थे, तब आपका आंसर सहिणु वो होता है जो सभी धर्मों को समान रूप से क्या करे, प्यार करे। ठीक है, अब है ना, कहते हैं कुमारगुप्त के टाइम में ना एक जाति ने आक्रमण किया, हूणों ने। ठीक है, लिख लो, कुमारगुप्त के टाइम में किस जाति ने आक्रमण कर दिया, हूण जाति ने आक्रमण कर दिया। लिख लो, कुमारगुप्त के समय में किस जाति ने भारत पर आक्रमण किया, हूणों ने आक्रमण किया। लिख लो, कुमारगुप्त के समय में किस जाति ने भारत पर आक्रमण कर दिया, तब आपका आंसर क्या होगा, हूण जाति ने भारत पर आक्रमण किया। कुमारगुप्त के समय में किस जाति ने, और इस विद्रोह को ना दबाने का काम किसने किया, इसके बेटे सकंद गुप्त ने किया था। लिख लो, इस हूणों के विद्रोह को दबाने का काम किसने किया था, सकंद गुप्त ने किया। तो सकंद गुप्त किसका बेटा हो गया बेटा, कुमारगुप्त का बेटा हो गया। कुमारगुप्त के टाइम में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा होता था, नालंदा होता था। कौन सा होता था, नालंदा। हाँ, कुमारगुप्त ने ना कहते हैं एक अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। कुमारगुप्त ने कौन सा यज्ञ करवाया था, एक अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। देखो कंफ्यूज मत हो, दोबारा बताता हूं। कुमारगुप्त ने कौन सा यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया। कुमारगुप्त का शासनकाल कब से कब तक है, 415 से 455 तक। ठीक है, और कुमारगुप्त ने ना किस आकृति के सिक्के जारी किए, मयूर आकृति के। किसके सिक्के थे वो, चांदी के सिक्के जारी किए। और ये किस धर्म को मानने वाले थे, वैष्णव धर्म को। लेकिन इनके टाइम में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा होता था, नालंदा होता था। वो किस शिक्षा के लिए जाना गया, बौद्ध धर्म। तो ये क्या कैसे राजा थे, सहिणु राजा थे। इसके टाइम में किसने आक्रमण किया, हूणों ने। देखो आक्रमण हूणों ने इसके समय में किया, लेकिन उस आक्रमण को दबाया किसने, इसके बेटे स्कंद गुप्त ने। अब आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त 455 ईस्वी से लेकर 461 ईस्वी तक कौन राजा रहा, स्कंद गुप्त राजा रहा। लिख लो, 455 ईस्वी से लेकर 461 ईस्वी तक राजा कौन रहा, स्कंद गुप्त राजा रहा। 455 ईस्वी से लेकर 461 ईस्वी तक कौन राजा रहा था, स्कंद गुप्त राजा रहा था। इससे क्वेश्चन पक्का आएगा बेटा, इसने ना सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। लिख लो, इसने किस झील का पुनर्निर्माण, सुदर्शन झील बनवाई किसने थी बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। लिख लो, सुदर्शन झील का निर्माण किस राजा ने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। और इसने इस झील का क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। लिख लो, गुप्त वंश के किस शासक ने,
गुप्त वंश के किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? तो किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने इस झील का क्या करवाया था बेटा? पुनर्निर्माण। और लिख लो, हुणों को हराने वाला पहला राजा था ये। हुणों को हराने वाला, किसको हराने वाला बेटा? हुणों। शकों ने किसके टाइम में आक्रमण किया था? रामगुप्त। किसके टाइम में किया था? रामगुप्त। और उस आक्रमण को दबाने के लिए अपनी भाभी के साथ कौन गया था? चंद्रगुप्त सेकंड गया था। तो आक्रमण किसके टाइम में हुआ था बेटा? कुमारगुप्त के, वो सॉरी आपका रामगुप्त के टाइम में क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। तो इससे रिलेटेड ना क्या क्वेश्चन आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट है ये, मतलब आपसे पूछा जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड के बाद राजा कौन बना था? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त के बाद राजा कौन बना था? स्कंदगुप्त। 455 से 461 तक। और हुणों को हराया और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है। कहते हैं इसके बाद एक राजा बना जिसका नाम बोध था। इसके बाद राजा कौन बना? बोध राजा बना। ठीक है। इसके बाद कौन राजा बना बेटा? बोध राजा बना। ठीक है। और ज्यादा इनसे कोई हमें मतलब इतना इसके बाद इस वंश के बारे में ज्यादा पता नहीं चलता, लेकिन ये पता चलता है कि 510 ईस्वी में ना एक अभिलेख मिला है हमें, एरण अभिलेख। एरण अभिलेख मिला है। और ये अभिलेख है ना, कहते हैं किस राजा के समय का है? भानुगुप्त के समय का। और इसमें सबसे पहले है ना हमें किस प्रथा के प्रमाण मिले थे? सती प्रथा के प्रमाण मिले थे। ये क्वेश्चन आ गया, डबल अंडरलाइन कर लेना। 510 में हमें एक एरण अभिलेख मिला है। 510 में हमें एक एरण अभिलेख मिला है। लिख लो, 510 में हमें एक एरण अभिलेख मिला है। और एरण अभिलेख क्या बताता है कि इस टाइम में ना, मतलब भानुगुप्त राजा था एरण अभिलेख के टाइम में, और सती प्रथा के क्या मिले थे? प्रमाण मिले थे। लिख लो, एरण अभिलेख कब मिला था? 510 ईस्वी में। और इस अभिलेख में हमें किस प्रथा के प्रमाण मिले हैं? सती प्रथा के प्रमाण मिले। लिख लो, हमें सती प्रथा के प्रमाण किस अभिलेख में मिले हैं? एरण अभिलेख में मिले हैं। एरण अभिलेख कब का है बेटा? 510 ईस्वी। अगर सती प्रथा के प्रमाण मिले हैं तो नारी की स्थिति में क्या आ चुकी थी? गिरावट आ चुकी थी। नारी की स्थिति में बेटा क्या आ चुकी थी? इस टाइम में गिरावट आ चुकी थी। और इस वंश का ना अंतिम राजा है ना विष्णु गुप्त को बताया जाता है। ठीक है। इस वंश का अंतिम राजा किसको बताया जाता है? विष्णु गुप्त को बताया जाता है। लिख लो, इस वंश का अंतिम राजा किसे बताया जाता है? विष्णु गुप्त को। कई इतिहासकार कहते हैं 550 ईस्वी तक विष्णु गुप्त रहा था, और कई इतिहासकार कहते हैं 570 तक रहा था। कई तो कहते हैं 550 ईस्वी तक रहा था, और कई इतिहासकार कहते हैं 570 ईस्वी में। तो ज्यादातर उम्मीद है ये गुप्त वंश का अंत कब हो गया? 570 ईस्वी में हो गया। ठीक है। गुप्त वंश का अंत कब हो गया बेटा? 570 ईस्वी में गुप्त वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। किस वंश का अंत हो गया? गुप्त वंश का अंत हो गया। ठीक है। 2 मिनट में पूरा गुप्त को काल मैं रिकॉल करवा देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है। गुप्त वंश मैंने आपको बताया था, गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं, कला एवं विज्ञान का स्वर्ण काल कहते हैं। हाँ, वो क्वेश्चन है ना, एक चंद्रगुप्त सेकंड से मैंने क्या बताया था? उसके टाइम में कौन आया था? फायन आया। और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में ना एक जो बहुत सबसे जरूरी चीज रह गई बेटा, वो है मेहरौली का लौह स्तंभ। जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था तब भी बताया था, उसको ना आज तक क्या नहीं लगा है? जंग नहीं लगा है। लिख लो, मेहरौली, मेहरौली का लौह स्तंभ। इसका भी निर्माण किसके टाइम में हुआ था? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में हुआ। और ये मेहरौली का लौह स्तंभ कहां पर है बेटा? दिल्ली में है। और किस मीनार के पास में है? कुतुब मीनार के पास में है। लिख लो, मेहरौली के लौह स्तंभ का निर्माण भी किसने करवाया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने करवाया। ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने की? चंद्रगुप्त सेकंड। नवरत्न भी किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त सेकंड।
शकों को हराने की खुशी में चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त सेकंड। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त सेकंड। फायान किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड इस वंश का बहुत जरूरी राजा है, बहुत प्रतापी राजा है। इसने किसका निर्माण कराया बेटा? और मेहरौली के लौह स्तंभ को ना आज तक क्या नहीं लगा है? जंग नहीं लगा, इसलिए इसे कला एवं विज्ञान का क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल बोलते हैं। और बेटा मेहरौली का लौह स्तंभ कहां पर है आपका? दिल्ली में। किस मीनार के पास है? कुतुब मीनार के पास है। और ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है बेटा, ये मेहरौली का लौह स्तंभ है ना, ये प्रेम का प्रतीक है। कहता है यहाँ पर ना जो भी प्रेमी जोड़ा आज तक गया है ना और उसने विश मांगी है तो उसकी विश क्या हुई है? पूरी हुई है। कहीं एड्रेस बुक मत करवा देना, ठीक है? बोला सर ने बताया था, ठीक है? ऐसी मान्यता है, ठीक है, कि मेहरौली का लौह स्तंभ किसका प्रतीक माना जाता है? प्रेम का। कोई भी प्रेमी जोड़ा यहाँ पर गया है ना, उसने विश मांगी है तो उसकी विश क्या हुई है? यहाँ पर पूरी हुई है। तो ये मेहरौली का लौह स्तंभ है, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, ठीक है? तो ये आज तक गुप्त काल से चलता आ रहा है, आज तक इसको क्या नहीं लगा है? जंग नहीं लगा, इसलिए इसको विज्ञान का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है? अब गुप्त वंश में रिकॉल करवा देता हूं, 5 मिनट में सारा का सारा गुप्त वंश याद हो जाएगा। गुप्त वंश हमने पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट है कि गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, हिंदुओं का स्वर्ण काल, कला एवं संस्कृति का स्वर्ण काल, विज्ञान का स्वर्ण काल कहते हैं। गुप्त वंश वाले हैं ना, ये किसके सावंत होते थे बेटा? कुषाणों के क्या होते थे? सावंत होते थे। और गुप्त वंश वाले ये वैश्य होते थे या शूद्र, कुछ मतलब कहते हैं ये शूद्र होते थे, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं ये वैश्य होते थे। और इनकी प्रारंभिक एरिया कौन सा होता था? बिहार और उत्तर प्रदेश होता था। और गुप्त वंश का हमें साक्ष्य मिला, एक तो एरण अभिलेख हो गया, ठीक है, एक मतलब देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक हो गई, ठीक है, कालिदास की रचनाएं हो गई, विशाखा दत्त की रचनाएं हो गई, और हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति हो गई, और कुछ ताम्रपत्र हो गए, कुछ मुद्राएं हो गई, हवेन स्वांग और फायान की रचनाएं हो गई। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त। राजा कब से कब तक रहा बेटा? 240 से 280। स्थापना कब की? 275 ईस्वी में की। इससे संबंध में हमें बताया किसने था? हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति। 280 से 319 तक राजा कौन रहा? घटोत्कच राजा रहा। घटोत्कच से संबंधित वेरी गुड क्या मिला है? हमें एक ताम्र पत्थर मिला है। 319 से 335 तक राजा कौन रहा? चंद्रगुप्त प्रथम राजा रहा। चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने 319 में गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत और शक संवत के बीच में कितना अंतर है? 241 वर्ष का। महाराज की उपाधि घटोत्कच ने धारण की और महाराजाधिराज की चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य विस्तार करता था। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इसने शादी कर ली। फिर आप पढ़ोगे 335 से 375 ना आई तो 380 आ सकता है। वैसे 375 तक कौन रहा? समुद्रगुप्त रहा। और समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहता था। इसे अश्वमेधकर्ता कहते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में इसे धर्म प्रचारक बंधु कहा गया। आर्यवर्त साइड 9 विजय, दक्षिण वर्त साइड 12 विजय, इसीलिए भारत का नेपोलियन कहते हैं। और इसे लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। इसने अश्वमेध क्या करवाया था? यज्ञ भी करवाया था, ठीक है। और कौशाम्बी अभिलेख इसके टाइम में मिला है, जो अकबर कहाँ ले गया था? इलाहाबाद। निर्माण किसने कराया? सम्राट अशोक ने। और श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को बोध गया में इसने मूर्ति बनाने की आजादी दे दी। वसुबंधु को इसने क्या दिया था? संरक्षण दिया था, ठीक है। और इसके टाइम में भी राजधानी ये बदलती रहती थी, कभी कौशाम्बी हो गई, बाद में चंद्रगुप्त सेकंड उसको पाटलिपुत्र ले गया था, ठीक है। फिर इसके बाद में 375 से 380 तक राजा कौन रहा? रामगुप्त। ये अयोग्य शासक था। इसके टाइम में शकों ने आक्रमण किया। इसकी पत्नी कुमार ध्रुव देवी की मांग की। इसने अपनी पत्नी के साथ अपने भाई चंद्रगुप्त सेकंड को भेजा। चंद्रगुप्त सेकंड ने किसको हराकर आ गया? वो रात को शकों को हराकर आ गया। और 380 से 412 या 415 तक राजा कौन रहा? चंद्रगुप्त सेकंड। एक चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में मेहरौली के लौह स्तंभ का निर्माण हुआ। उसके दरबार में फायान आया जो 319 से 412 तक है, भारत में रहा। वो चीनी यात्री था। फोक की उसकी क्या होती थी? प्रमुख
रचना होती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए भारत आया था। कुमारगुप्त है ना, इसने शकों को हराने की खुशी में कौन से सिक्के जारी किए? चांदी के सिक्के जारी किए। इसके दरबार में कौन रहते थे? नवरत्न रहते थे। कालिदास हो गया, ब्राह्महीर हो गया, सक्कू हो गया, अमर सिंह हो गया, धनवंतरी हो गया, वेताल भट्ट हो गया। इसके दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन इसके दरबारी कहाँ रहा करते थे? उज्जैन में रहा करते थे। ठीक है, कुमारगुप्त है ना, उसके मतलब इसका जो चंद्रगुप्त सेकंड का बेटा कौन होता था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कब से ये चंद्रगुप्त सेकंड कब से कब तक रहा? 380 से 415। 415 से 455 तक कौन रहा? कुमारगुप्त रहा। कुमारगुप्त के टाइम में नालंदा का विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता था। और सबसे ज्यादा अभिलेख हमें किससे संबंधित मिले हैं? कुमारगुप्त से संबंधित मिले हैं। और कुमारगुप्त के टाइम में किसने आक्रमण किया? हुणों को। और हुणों को हराया किसने? इसके बेटे स्कंदगुप्त ने हराया। और उसने ना मयूर आकृति के कौन से सिक्के जारी किए थे? चांदी। और ये किस धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को। लेकिन नालंदा इसके टाइम में प्रमुख केंद्र होता था, वो किसकी शिक्षा के लिए जाना गया? बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए। अब स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से 461 ईस्वी तक है बताया गया। और स्कंदगुप्त है ना, इसने किसको हराया था बेटा? हुणों को हराया था। किसको हराया था? हुणों को। और किस झील का इसने पुनर्निर्माण कराया? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। एक जब मैं बौद्ध धर्म करवा रहा था, मैंने कहा था गुप्त काल में एक बौद्ध धर्म की शाखा भी आई थी, वज्रयान। वो किस काल में आई थी? गुप्त काल में। और उस शाखा में क्या आ गए थे? आडंबर, जिसके कारण बौद्ध धर्म का भी क्या हो गया? पतन हो गया। तो गुप्त वंश का ना एक राजा बताया गया, कुमारगुप्त के बाद में बौद्ध बताया गया। लेकिन 510 ईस्वी में कौन सा अभिलेख मिला? एक एरण अभिलेख मिला है। जिस टाइम राजा कौन होता था? भानुगुप्त। और एरण अभिलेख में हमें किसका पता चलता है बेटा? सती प्रथा का पता चलता है। तो इस काल में नारी की स्थिति में क्या आ गई थी? गिरावट आ गई थी। क्या आ गई थी? गिरावट आ गई थी। किस अभिलेख से पता चलता है? एरण अभिलेख से पता चलता है। और इस वंश का अंतिम राजा विष्णु गुप्त को बताया गया, वो 450 या 470 ईस्वी तक क्या रहा था? राजा रहा था। ये कौन सा काल था आपका? गुप्त वंश था। कौन सा वंश पढ़ा बेटा? गुप्त वंश पढ़ा। अब हमें ना एक वीडियो गुप्त वंश के प्रशासन से हम पढ़ेंगे कि गुप्त वंश का शासन कैसा होता था। इसमें राजा देवीय सिद्धांत को फॉलो करता था। एक प्रशासन से पढ़ लिया ना, नारी की स्थिति में गिरावट आ गई, दास प्रथा का भी प्रचलन था। इसमें एक कायार जाति जैसी एक नई जाति का उद्गम हुआ है। तो एक टॉपिक में ना, छोटा सा टॉपिक है 15-20 मिनट का, फिर कल है ना नया टॉपिक भी हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हमें गुप्त काल की क्या पढ़नी होगी? कला एवं संस्कृति, कौन कौन सी चीजों का गुप्त काल में निर्माण हुआ है, वो चीजें हमें इनके प्रशासन से एक टॉपिक पढ़ना होगा। 20-1 मिनट का है, कल पढ़ेंगे, फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम है ना, तो चीजों को आप डिटेल से पढ़ सकते हो। और एग्जाम आने के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका ना ये मतलब आपका कंप्लीट हो जाता है ये जो एंशिएंट इंडिया, फिर साथ साथ हमें हरियाणा जीके भी करेंगे, क्योंकि हरियाणा जीके का बहुत बड़ा रोल आपके आगामी एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, तो हम कोशिश ये करेंगे या तो मतलब हरियाणा जीके की क्लासें भी जरूर, क्योंकि कम से कम 25 नंबर की वेटेज रहता है, बहुत बड़ा वेटेज होता है हरियाणा जीके का। और हरियाणा जीके अगर आपने सही से पढ़ ली ना, 25 में से 22 नंबर आराम से आ सकते हैं। 2-3 करंट अफेयर के है हरियाणा जीके। वैसे सिलेबस इतना लंबा नहीं है। ठीक है, एक एक दिन में हरियाणा जीके ऑप्शनल वाइज या हमने करवाई हुई है 10:30-11 घंटे में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम डिटेल में हरियाणा जीके पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी अपने पास क्या है? टाइम है। और अभी टाइम है तो इसका यूटिलाइज करना है। साथ में इंडिया जीके, क्योंकि बाद में एग्जाम आने के बाद ज्यादातर हरियाणा जीके पे ज्यादा फोकस होता है। अभी इंडिया जीके को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लोगे ना, आप एसएससी के कोई भी एग्जाम में निकाल सकते हो। ठीक है, साथ में सभी फॉर्म आपको डालने चाहिए। एचएसएससी के साथ एसएससी की भी बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, और अभी मतलब आचार संहिता के तुरंत बाद है ना बहुत सी भर्तियां होने वाली है। नया सीईटी एक पक्का आएगा, क्योंकि इस सरकार को अगर विधानसभा में, ये तो लोकसभा तो चलो अलग चीज है, विधानसभा में सरकार को रिपीट होना है ना, तो ये नया सीईटी बहुत जल्द से लेंगे। नया सीएम आ गया ना, और नया सीएम आते ही कोई नया खून आता है ना, तो वो है ना उससे भर्ती प्रक्रिया क्या होती है?
तेज होती है। जैसे पंजाब में भगवत मान ने पिछले 2 सालों में कितनी भर्तियां की है। तो कहने का मतलब है कोई भी नया सीएम आएगा ना तो व्यवस्था में क्या होता है, बदलाव होता है। कौशल के थ्रू 7,000 वैकेंसियां दे दी इन्होंने आते ही HKRN के थ्रू, ठीक है। पहले HKRN वाला वो बंद पड़ा था। तो कहने का मतलब है नया सीएम है तो ये कम से कम है ना और वैकेंसी 50 से 60,000 आने के पूरे उम्मीद है। और ये वैकेंसी आएंगी 24-24 में। अगर आप कोई भी बच्चा हरियाणा में जॉब की तैयारी कर रहा है ना तो 24-24 में जॉब लग जाना, अगले या अदरवाइज अगले 3 से 4 साल जॉब के बारे में आप भूल जाना। कोई भी सरकार भर्ती करती है ना वो करती है चुनाव के समय में करती है। और आप एक बार बस जॉब लग जाओ और उसके आगे बाद में आगे फर्दर तैयारी करते रहना। समझ आ गया आज वाला? थैंक यू बच्चों।